हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मजेदार, चकाचक एकदम। एकदम तैयारी सही चल रही है हमारी। आज 2 तारीख हो गई है क्या? 3 तारीख हो गई है आज तो ना, कि 2 तारीख हो गई है। 18 दिन आपके बचे हैं डीबीटी में और गेट बी में। तो मुझे लग रहा है कि आपने सारी जो भी तैयारी अभी तक करनी है वो कर ली होगी। लास्ट 1-2 दिन अगर कुछ और नया पढ़ना है तो पढ़ लो, उसके बाद में कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट 10-15 डेज सिर्फ रिविजन रिविजन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे ही देना है। अब पीवाईक्यू के लिए मैं हूँ, तो टेंशन मत लो। 10 साल के पीवाईक्यू हम सॉल्व कर ही रहे हैं साथ में। और टेस्ट मुझे लग रहा है तुम दे ही रहे होंगे। टेस्ट आज पूरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा एडिटर साहब हमारे छुट्टी पे चले गए थे, तो उसमें क्वेश्चंस वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। बट नाउ इट्स फाइन। आज से सारे टेस्ट आपको रेगुलर मिल जाएंगे। आज क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? सो वी आर डिस्कसिंग प्लांट बायोलॉजी पीवाईक्यूज। और आज जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो है 2018 से 2014 तक के प्लांट बायोलॉजी पीवाईक्यू। ये काफी इंटरेस्टिंग पीवाईक्यूज है जब मैं इनको बना रहा था तब। और इनका लेवल थोड़ा अलग है अभी जो लास्ट हमने वीडियो डिस्कस किया 2023 से 19 वाले से। आज थोड़ा सा सर्दी है तो इस वजह से आवाज थोड़ी बदली हुई है, बट कोई बात नहीं, इतना प्रोनाउंसिएशन तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा ना बाबा। चलो शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 2018 पार्ट बी से। पहला सवाल, अपॉन एप्लीकेशन ऑफ इनहिबिटर डीबीएमआईबी डायब्रोमो थाइमोक्विनोन, है ना। सो डायब्रोमो थाइमोक्विनोन अगर अपन यूज कर रहे हैं तो इसमें हमको ये बताना है कि इसको यूज करने से कौन सा इवेंट जो है किस पे, क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वो नहीं होगा। मतलब ये किसको इनहिबिट कर रहा होगा ऐसा पूछा गया है, या इसके इनहिबिशन का रिजल्ट क्या होगा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि डीबीएमआई भी इनहिबिट क्या करता है। तो डीबीएमआई भी जो इनहिबिशन करता है आपका, जैसे तुम यहाँ पे क्विनोन वर्ड देख पा रहे हो, है ना। क्विनोन वर्ड तो ये किससे रिलेट कर रहा है? ये आपका क्विनोन वर्ड रिलेट कर रहा है प्लास्टोक्विनोन से, है ना। प्लास्टोक्विनोन में 3 बेसिक अरेंजमेंट्स होते हैं ना। एक होता है आपका सेमी क्विनोन, एक क्यूनोन, और फिर आपका क्या होता है क्यू एच और एक क्यू एच टू, इसको हम क्यूनॉल बोलते हैं। तो एक क्यूनॉल है, एक क्यूनॉन है, और ये क्या है? सेमी क्यूनोन। ये बेसिक अरेंजमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि डीबीएमआईबी क्या करता है, तो ये बेसिकली आपके प्लास्टोक्विनोन के ऊपर इनहिबिशन करता है। इसके लिए मैंने तुम लोगों को एक बेसिक सा अरेंजमेंट दिया है। इसको अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको दिखेगा ये रहा डीबीएमआईबी। तो ये प्लास्टोक्विनोन के आगे साइटोक्रोम B6F पे नहीं जाने देता चीजों को, दिख रहा है ये डीबीएमआईबी। और ये कर रहा है साइटोक्रोम B6F पे चीजों को नहीं जाने रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइटोक्रोम B6F पे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे तुमको ये 2-4-5 नाम है जो याद होना चाहिए। DCMU, DCBQ, एट्राजिन, DBMIB। इसके अलावा इधर पैराक्वेट वगैरह हो, है ना। ये सारी चीजें जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये PMA, MV, NEM, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मैंने जानबूझ के फुल फॉर्म्स नहीं बताए इनके, क्योंकि ये तुम्हारा काम है इसको देखना कि क्या बोलते हैं इसको, है ना। सो बेसिक यूजुअली तुमने अगर ध्यान दिया हो तो वो लिख के देते हैं साथ में, तो अगर फुल फॉर्म नहीं भी पढ़ते हो, याद नहीं रखते हो तो चलेगा। बस पोजीशन याद होना चाहिए कि कौन सा वाला कहाँ इनहिबिट कर रहा है। ये जैसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को रोक रहा है तो एंटीमाइसिन ए, मिक्सोथायोजोल, ये सारे। चलो अपन आ जाते हैं वापस। अब हमको पता है कि ये कर क्या रहा है। तो ये क्या कर रहा है भाई साहब? आपका प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F पे नहीं जाने देता है। तो क्या रिडक्शन ऑफ रिएक्शन सेंटर QA, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो पहले ही हो चुका है। रिडक्शन ऑफ द प्लास्टोसाइनिन, ये बहुत आगे की बात कर रहा है। हमको क्या पूछा है? इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा, इसको यूज करने से क्या नहीं होगा। तो इसका आंसर है ये, रिडक्शन ऑफ साइटोक्रोम B6 नहीं होगा। क्योंकि आपका यहाँ से QA QB के बाद से साइटोक्रोम B6F पे जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ही नहीं, सो इफ इट इज नॉट गोइंग टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स, हाउ इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड? सो इसका रिडक्शन नहीं होगा, और सिंपल आंसर था रिडक्शन ऑफ साइटोक्रोम B6F। फाइटोक्रोम ये प्लास्टोक्विनोल विल रिमेन ऑक्सीडाइज्ड, ये इसका रिजल्ट है। लेकिन हमसे अब ये ध्यान से सुनना, ये इसका इवेंट है कि भैया ये इसका, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो ये क्या, इसका रिजल्ट क्या हुआ DCMI DBMI को यूज करने का, कि आपका ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कौन? अल्टीमेटली आपका कि रिड्यूस्ड होगा। ये यहाँ पे क्या आना चाहिए था? रिड्यूस्ड। ये गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। इस ये अपने पास ही रखेगा ना इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन। तो ये रिड्यूस्ड होगा यहाँ पे, इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत। ये ऑक्सीडाइज नहीं है, रिड्यूस्ड है। ऑक्सीडाइज तो हो जाता है अगर ये किसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6F को। बेसिक केमिस्ट्री, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल। ओके, ये तो बात कर ली हमने, आगे चलते भैया। द रिडक्शन फेज ऑफ द केल्विन बेंसन साइकिल इन अरेबिडोप्सिस इज इनहिबिटेड। ओके, केल्विन बेंसन को हमने इनहिबिट कर दिया है। और ये किसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है? दिस कैन एट्रीब्यूट टू द इनएक्टिवेशन ऑफ अल्डोलेस। केल्विन साइकिल में अल्डोलेस का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्या? काम तो करता है, लेकिन कोई रेगुलेटरी स्टेप करता है क्या? नहीं। ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, ये भी कोई रेगुलेटरी स्टेप का नहीं है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, ये भी कोई रेगुलेटरी स्टेप पे इवेंटफुल एक्टिविटी नहीं करता है कि भैया मतलब ये कि आपका कमिटमेंट स्टेप जैसा कुछ भी काम नहीं कर रहा है। बट ये देखो ध्यान से, 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि ये आपका क्या कन्वर्जन करवा रहा है। अगर हम इस केल्विन साइकिल को ध्यान से देखें यहाँ से, तो CO2 आ रही है, यहाँ से आपको RuBP मिल रहा है, ये रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, तो RuBP आपको इधर से मिला, CO2 इधर से मिली, और आपने 3 फॉस्फोग्लिसराइड बना लिए, 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसराइड के। और जानते हो ना कैसे बनाते हैं अपन यहाँ पे, आई थिंक तुमको पता ही होगा कि 3 मॉलिक्यूल हम RuBP यूज करते हैं और 3 CO2 यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 15 मॉलिक्यूल कार्बन यहाँ हो गए, 3 कार्बन यहाँ हो गए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनाते हैं और फिर उसका फॉस्फोराइलेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज। ये जो फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज है ये बहुत रेगुलेटरी स्टेप है क्योंकि ये क्या करता है, आपका 3 फॉस्फोग्लिसराइड को 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। ये स्टेप अगर प्रॉपर्ली नहीं होगी तो फिर आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज है इसको अगर इनहिबिट कर दिया तो आपकी केल्विन साइकिल आगे चल नहीं पाएगी। मतलब 3 फॉस्फोग्लिसराइड तो आपको बन गया, ठीक है, बट ये तो आगे भी यूज हो सकता है ना, आपकी कमिटमेंट स्टेप्स और बाकी चीजें तो यहाँ से शुरू हो रही है, कमिटमेंट या रेगुलेटरी जो भी तुम कहना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज, ओके। एक एंजाइम बोल रखा है हमको जो कि इनहिबिट कर दिया जाता है एसपीएस काइनेज के द्वारा और एक्टिवेट कर दिया जाता है एसपीएस फॉस्फेटेज के द्वारा, ठीक है। तो एसपीएस सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एक एंजाइम है जो OH में है तो एक्टिव है, और अगर ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो इनएक्टिव है। कैसे पता, ये देखो, इनहिबिटेड बाय एसपीएस काइनेज, तो एसपीएस काइनेज उसको फॉस्फोराइलेट करेगा और इनहिबिट कर देगा। तो इसके लिए एक सिग्नलिंग बना लेते हैं, एसपीएस काइनेज, और इधर इसका डीफॉस्फोराइलेशन करते हुए एसपीएस डीफॉस्फेटेज, डीफॉस्फेटेज क्या, फॉस्फेटेज, ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है, सिंपल है। It is known that the high ratio of glucose 6 phosphate to inorganic phosphate maintain SPase in active form। तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसका लेवल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है सेल के अंदर हाई है, ये रेशियो हाई है मतलब क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज्यादा है, उस वजह से क्या होता है, इस केस में आपका ये क्या कर रहा होगा, एसपीएस काइनेज को इनहिबिट कर रहा होगा, और क्या कर रहा होगा, या फिर ये एसपीएस फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर रहा होगा। ये रेशियो क्यों, क्योंकि अगर इसने इसको इनहिबिट किया होगा तभी तो ये एक्टिवेट होगा। देखो ना क्या बोला है, हाई रेशियो ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मेंटेन्स एसपीएस इन इट्स एक्टिव फॉर्म। तो ये कैसे रहेगा एसपीएस एक्टिव फॉर्म में, जब एसपीएस काइनेज इनएक्टिव होगा। तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हाई लेवल या तो एसपीएस काइनेज को इनहिबिट कर रहा है, ये तो कर ही रहा है, और इसी के साथ साथ हो सकता है कि वो इसको रेगुलेट भी कर रहा हो, अप रेगुलेट कर रहा हो फॉस्फेटेज को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट्स एसपीएस फॉस्फेटेज, नहीं, अगर ये इसको इनहिबिट करता होता तो ये इनएक्टिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये एक्टिव है तो इनहिबिट नहीं कर रहा है। देखो एरो देख रहे हो कैसा है, ये एक्टिवेट कर रहा होगा, हो सकता है, इसका बारे में पता नहीं, तो ये तो गलत जवाब हो गया। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्टिवेट्स एसपीएस काइनेज, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्टिवेट्स एसपीएस काइनेज, ये बहुत कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्यादा होता तो इस वजह से क्या होता आपका कि एसपीएस काइनेज एक्टिवेट हो जाता, बट ऐसा कोई हमको पता नहीं है, स्टेटमेंट में नहीं समझ में आ रहा है, ये कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हम। अगले पे चलते हैं, glucose 6 phosphate inhibits SPase kinase, definitely high level of glucose 6 phosphate inhibits SPase kinase, और ये कंक्लूसिव है, ये स्टेटमेंट भी हो सकता था, ध्यान देना। सेकंड स्टेटमेंट जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्टिवेट्स एसपीएस काइनेज, ये सही है, लेकिन इसके बारे में कुछ बोला नहीं ना हमको, हमको सिर्फ ये बोला गया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हाई लेवल है पीआई से, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और इस वजह से एसपीएस काइनेज जो है, मतलब एसपीएस काइनेज भी नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला, एसपीएस जो है वो एक्टिव फॉर्म में। तो हम एक रिलेशनशिप सेट कर रहे हैं एसपीएस काइनेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बीच में। नेक्स्ट, तो ये सही स्टेटमेंट भी है। लास्ट भी देख लेते हैं एक बार, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक्टिवेट्स एसपीएस फॉस्फेटेज, ऑब्वियसली ये भी हमको पता नहीं है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बारे में कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, इस वजह से हम इसके बारे में नहीं जा रहे हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है, इसलिए इससे पिक करना ज्यादा सही रहेगा। ये अगली बार भी ध्यान रखना, सिग्नलिंग के क्वेश्चंस में इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि कौन सा क्या मतलब किस बारे में इंफॉर्मेशन है। लेट्स मूव ऑन, अगला। The bacterial flagellin activates a typical MAP kinase cascade consisting of MEK की, ठीक है, कुछ आपके दे दिया है, काइनेस और वो सारी चीजें जिसकी वजह से एक एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, लिख देते फटाफट से। तो फ्लैजिलिन है जिसकी वजह से आपकी पूरी मैप काइनेस वाली पूरी प्रोसेस चल रही है, काइनेस पे काइनेस, ठीक है। एक्टिवेशन के बाद में ये एक एंजाइम को एक्टिवेट कर रहे हैं, ACS6, ये एक्टिवेटेड है, ओके। जो क्या कर रहा है, इथिलीन की बायोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है। मैंने पूछा था इथिलीन बायोसिंथेसिस की कौन सी साइकिल चलती है, तुम लोग कमेंट कर नहीं रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, मेहनत करो थोड़ी, ठीक है, कमेंट करा करो नीचे ताकि तुम लोगों को याद रहे चीजें। क्या था उसका आंसर, अभी तक कोई कमेंट तो आया नहीं है, देखते आगे आता है तो। नाउ
यहाँ पे इथिलीन बायोसिंथेसिस प्लांट, which one of the following event will be true in transgenic Arabidopsis plant? Over expressing the constitutive, okay, over expressing the constitutively active form. कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव फॉर्म का क्या मतलब होता है? जो हमेशा चालू हो। तो मैप के फोर, मैप काइनेस काइनेस 4 का है ये वाला, ये जो है MKK4, ये हमेशा के लिए चालू है, कॉन्स्टेंटली एक्टिव। अगर ये कॉन्स्टेंटली एक्टिव है तो फिर आगे वाला भी कॉन्स्टेंटली एक्टिव होगा या कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव होगा क्या? ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव होगा तो ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव चालू रहेगा। सही है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, जरा देख लेते हैं। इथिलीन रिस्पॉन्स जीन विल बी लेस ट्रांसक्राइब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलिन स्टिमुलाई। नहीं, इससे कोई लेना देना ही नहीं है कि फ्लैजिलिन स्टिमुलाई में, वो तो वैसे भी, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूटिव चालू रह रहा है तो इसका फ्लैजिलिन से कोई लेना देना बचा ही नहीं है ना। तो इथिलीन रिस्पॉन्स जीन, और वैसे भी वो लेस ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, मोर ट्रांसक्राइब होंगे, क्योंकि यहाँ पे बायोसिंथेसिस से रिलेटेड हमको बोला भी नहीं गया है। लेस और मोर के बारे में हमको पता नहीं कि फ्लैजिलिन जुड़ के क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ठीक है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे ACS जो है ये आपका एक एंजाइम है जो फ्लैजिलिन के जुड़ने से एक्टिवेट हो रहा है, और वो आपका एथिलीन बायोसिंथेसिस में काम कर रहा है, मतलब वो मोर ही होगा, लेस नहीं होगा, है ना। फिर MPK विल नॉट गेट एक्टिवेटेड इन द एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलिन। अच्छा, अब अगर नॉर्मल बात होती तो सही बात था कि MPK6 जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा फ्लैजिलिन की एब्सेंस में, लेकिन यहाँ पे MPK6 जो है वो अब कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेशन में है MKK4 के, इस वजह से गलत हो जाता है। Flagellin stimuli are not required for the activation of ACS6. Exactly, this is the case. हमको अब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब तुम्हें को समझो ना एक बात कि A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, C से D बन रहा है, और D से फिर E बन रहा है, और E का एक्सप्रेशन हो रहा है। A की जरूरत और B की जरूरत खत्म हो जाएगी ना अगर मैं डायरेक्टली C ही सप्लाई करने लग जाऊंगा तो, या मैं बोलूंगा कि C अपना खुद से काम कर रहा है, इसको B की जरूरत ही नहीं बची। तो यही तो यहाँ पे हुआ, MPK जो है, MPK4 ये MKK4 ये कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस करने लगा। अब इसको जरूरत ही नहीं बच रही, पीछे फ्लैजिलिन की भी जरूरत नहीं बच रही है, और ना ही किसकी जरूरत पड़ रही है, MEKK1 की जरूरत पड़ रही है। सिंपल। तो दैट वाज द आंसर कि फ्लैजिलिन स्टिमुलेटर रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct during gibberellin acid signal transduction in plants? Okay, तो जिब्रेलिन एसिड की सिग्नलिंग तुमने डेफिनेटली पढ़ी होगी। इसमें तुमने 2-3 नाम याद रखना है कि जिब्रेलिन जब जुड़ता है, जिब्रेलिक एसिड मतलब, तो आपका डेला रिप्रेसर जो है उसका यूबिक्विटिनेशन करवा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ GID1, है ना। ये डॉफ म्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन, GID1। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब जिब्रेलिन नहीं है सेल के पास तो डेला आपका चालू है, और क्योंकि डेला चालू है तो इसने पूरे सिग्नलिंग को बंद करके रखा हुआ है। लेकिन जैसे जिब्रेलिन जुड़ता है, जिब्रेलिन आपका GID के साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एक्टिवेशन की वजह से आपका ये क्या हो पाता है, डेला जो है इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर पाते हैं। जब हम डेला को ब्रेक करते हैं तो डेला को ब्रेक करने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, यूबिक्विटिन्स लगाते हैं। और पॉलीयूबिक्विटिनेशन के बाद आपको पता ही है कि पॉलीयूबिक्विटिनेशन के बाद में जो चीजें होती है वो कहाँ डिग्रेड कर दी जाती है, 26S प्रोटियोसोम में डिग्रेड कर दी जाती है। ये मैंने सेल बायो में भी बात की और तुमने वैसे भी पढ़ा होगा। सो या डेला प्रोटीन स्टिमुलेट J रिस्पांस, नो दे आर रिप्रेसर। GID1 डज नॉट मेक कॉम्प्लेक्स विद डेला प्रोटीन, ऐसा तो नहीं है, अभी बताया कि ये अल्टीमेटली उसके साथ कॉम्प्लेक्स करके तो जाएगा, तो ये भी गलत है। Degradation of DELA protein by 26S proteasomal pathway, और GID protein gets degraded by 26S proteasome pathway। तो या डेला रिप्रेसर जो है वो आपका क्या होता है, 26S प्रोटियोसोम से डिग्रेड हो जाता है। बहुत डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल क्या है, इन क्लेविटा म्यूटेंट ऑफ अरेबिडोप्सिस शूट अपिकल मेरिस्टेम साइज एंड ओवर एक्सप्रेशन ऑफ बुशेल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो क्लेविटा म्यूटेंट है, तो क्लेविटा अगर म्यूटेटेड है इस वजह से सैम का साइज और बुशेल का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि बुशेल जो है, बुशेल ये आपका सैम के साइज को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से सैम का साइज भी बढ़ रहा है। ये लिखा है ना, सैम का साइज बढ़ रहा है। और क्लेविटा जो है वो म्यूटेटेड है, तो क्लेविटा क्या कर रहा होगा इनके साथ में कि वो उसके म्यूटेशन से ये बहुत ज्यादा तेज हो गए, तो क्लेविटा क्या कर रहा होगा, इनके ऊपर इनहिबिशन दे रहा होगा। अगर ये इनहिबिशन दे रहा होगा तभी तो कुछ हो रहा होगा ना। तो क्लेविटा म्यूटेट हुआ, बुशेल तेज हो गया, बुशेल तेज हो गया तो सैम का साइज बढ़ गया। नाउ सेम साइज इज रिड्यूस्ड इन बुशेल म्यूटेंट प्लांट। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया आपको कि अगर बुशेल का म्यूटेंट देखा जाए जिसमें बुशेल काम नहीं कर रहा है तो सैम का साइज कम हो जाता है। तो अब तो क्लियर हो गया जो हम बोल रहे हैं वो सही बात है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ दीज टू जीन्स। क्या मतलब है, देखो तुम्हारे सामने है तो कुछ बचा ही नहीं है। क्लेविटा जो है वो नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है बुशेल को, इनहिबिशन, और बुशेल जो है वो पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है किसको, सैम के साइज को। तो क्लेविटा पॉजिटिवली रेगुलेट बुशेल, नो, पॉजिटिवली रेगुलेट नहीं करता, और नेगेटिवली रेगुलेट सैम साइज, नहीं, गलत है ये। क्लेविटा
हाँ ये सही बात है कि नेगेटिवली रेगुलेट सेम साइज, बट पॉजिटिवली रेगुलेट नहीं करता वुशल को. नाउ क्लेविटा नेगेटिवली रेगुलेट वुशल एक्सप्रेशन एंड वुशल पॉजिटिवली रेगुलेट सेम साइज. या दैट इज ट्रू, सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन. बाकी स्टेटमेंट समझाने का जरूरत नहीं है, इतने एक्सप्लेनेशन में तुमको समझ में आ गया होगा. और 2017 का पहला क्वेश्चन पार्ट बी. कैलिस मीडिएटेड रीजनरेशन इज नॉट प्रिफर्ड फॉर माइक्रो प्रोपगेशन बिकॉज. क्या कारण है इसका? तो कैलिस मीडिएटेड में क्या दिक्कत आती है सबसे ज्यादा, कि कैलस को जैसे आप सब कल्चरिंग करते हो ना, जैसे सेल की कल्चरिंग करते हो, तो जब आप सब कल्चरिंग करते जाते हो तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि वो म्यूटेशंस होते जाते हैं उसमें हर एक कल्चरिंग के साथ साथ. और म्यूटेशंस होने की वजह से वेरिएशंस आते हैं. अगर तुमको समझ में आ रहा हो तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस के बारे में हम थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं. वो भी इसी तरीके से आते हैं सब कल्चरिंग करते करते करते. तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर रीजनरेशन. नहीं, कैलस से तो बहुत फास्ट हो जाता है काम, ये तो गलत है. प्लांट रिजनरेशन इज प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू पुअर ऑर्गेनोजेनेसिस. देखो ऐसा भी नहीं होता है वरना हम कैलस के बारे में बात ही नहीं करते, है ना. क्योंकि कैलस से ऐसा कुछ नहीं कि पुअर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, बिल्कुल सैम रैम वगैरह सब रेडिकल फ्लो में सही सही से बनता है. इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ वेरिएंट्स. या दिस इज द केस. जब आप इसको यूज करते हो तो आपके क्या होता है, हर सब कल्चरिंग के साथ साथ में वेरिएशंस आते जाते हैं. हार्डनिंग ऑफ द प्लांट इज डिफिकल्ट टू अचीव. ऐसा भी कुछ नहीं है. हार्डनिंग का मतलब ये है कि वो धीरे धीरे जो आपका प्लांट इज मतलब तुम समझ सकते हो बाग का डेवलपमेंट और जो तने का डेवलपमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. हार्डनिंग प्रॉपर होती है उसके अंदर भी सारी प्रॉपर, धीरे धीरे पैक्टिन वैक्टिन बनती है, लिग्निन वगैरह का डेवलपमेंट होता है, चलती है कहानी. सो इसमें कोई मतलब नहीं था. सिंपल क्वेश्चन क्या था, वेरिएशन ज्यादा आते हैं. थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो बन जाता. Which one of the following would produce androgenic haploid in anther culture? एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कौन बनाएगा? एंथर की वॉल से बन सकता है क्या एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड? नहीं. टेपेटल लेयर से बन सकता है क्या? नहीं, ये तो प्रोटेक्शन के लिए. कनेक्टिव टिश्यू, ये प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन के लिए. ये तो कनेक्टिव टिश्यू से भी बन सकता है. किससे बन सकता है? यंग माइक्रोस क्या यंग माइक्रोस्पोर्स. यंग माइक्रोस्पोर्स क्या है जो आगे जाके क्या बनाता है? एंथर्स बनाते हैं, जिनको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं. तो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स अगर आपको एंथर कल्चर में बनाना है तो हम यहाँ यंग माइक्रोस्पोर्स के थ्रू बना सकते हैं. अगला. Male sterility in plant is induced by expression of TA29 Barnes PA cassette in. तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, मतलब ऐसा डायरेक्टली बनाना थोड़ा मुश्किल है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर इसके बारे में पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ है, वरना इसको ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बना सकते. इट इज टफ. सो इसके लिए अगर थोड़ी सी हम बातचीत करें तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर इसका ये है कि जो ये TA29 बार्नेस पीए कैसेट है, ये आपका टेपेटम के अंदर एक्सप्रेस करता है, और इसके टेपेटम के अंदर एक्सप्रेशन से इंडक्शन होता है, जिस वजह से मेल की स्टेरिलिटी आती है. ओके. नाउ पोलन मदर सेल, स्टेमन. स्टेमन का कोई मतलब भी नहीं है. पोलन ग्रेन फिर भी एक बार लगाया जा सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर पोलन ग्रेन से बेटर है टेपेटम. टेपेटम जो आसपास सारी सेल्स होती है ना, आपने ऐसे देखा होगा डायग्राम लाइक दिस टेपेटम का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following hormone promote production of seedless grapes? आपको ऑब्वियसली पता है जिब्रेलिन. जिब्रेलिक क्या है? सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंटागोनिस्टिक हार्मोन पूछा था लास्ट लेक्चर में. तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो भैया, हो पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? हाँ, सीड जर्मिनेशन मतलब सिर्फ ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, तुमको थोड़ा सा एंटरटेन क्या बोल रहा हूँ, इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा. सो GA3 जिब्रेलिक एसिड 3 जो कि एक पोटेंट फॉर्म है आपका, सीड जर्मिनेशन के रिस्पॉन्सिबल है, और इसका एंटागोनिस्टिक क्या है? ABA. नेक्स्ट. 2016 पार्ट बी पहला सवाल क्या है? A given cytokine has different biological effect on different target cells. This is known as, क्या मतलब है? वन जीन मल्टीपल इफेक्ट्स. इसको क्या बोलते हैं अपन? प्लियोट्रॉपी. सही है. रिडंडेंसी रिपीटेशन के बारे में बात करते हैं. सिनर्जी, दो चीजें एक साथ काम करके कुछ प्रोडक्ट लेके आए या कुछ एक्टिविटी लेके आए, दैट इज टोटिपोटेंसी. तो भैया आपका कोई ऐसे सेल जिसके अंदर कैपेसिटी है पूरा होल ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके. अगला. Which one of the following statement related to the development of insect-resistant transgenic plant is correct? Insect-resistant transgenic plant से related के बारे में बात की गई है. करेक्ट पूछा है, ये बात ध्यान रखना. क्या पूछा? करेक्ट पूछा है. Let's talk about it. So the targeted insect cannot develop resistant against transgenic plant generated using a single candidate gene. जो targeted insect है आपका, वो डेवलप नहीं कर सकता रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट? ट्रांसजेनिक प्लांट के अगेंस्ट, जिसको हमने सिंगल कैंडिडेट जीन से बनाया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैंने क्या बताया था कुछ दिन पहले, हमने बात की थी ना कि पैरासाइट्स में और होस्ट में आपका डायरेक्ट क्या चलती है? आर्म रेस चलती है. तो देयर इज कांस्टेंट इवोल्यूशन गोइंग ऑन बोथ द साइड्स. लाइक host wants to become more stronger to cater or to, you can say, tackle, not cater, tackle the attack of the
pathogen or parasite, or in this case insect. An insect want to become more stronger to evade the resistance property or resistant property of the plant or the host. So here the case is, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है सिंगल कैंडिडेट जीन, मतलब एक जीन का कोई प्रोडक्ट है जो उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, ये फटाफट उस जीन के बारे में पता करेंगे, बहुत सारे मरेंगे भी, सही ऐसा नहीं कि मरेंगे नहीं, बहुत सारे लोग मरेंगे भी, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स मरते हुए पता करेंगे कौन सा जीन है, उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेंगे, और ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नाउ द ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप यूजिंग मल्टीपल जीन्स, अगर हमने बहुत सारे जीन्स को यूज किया, माइट बी मोर इफेक्टिव इन इंड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग रेजिस्टेंस, डेफिनेटली, क्योंकि अगर बहुत सारे जीन्स हैं जो रेजिस्टेंस के पाथवे में इन्वॉल्व है, तो आपके जो इंसेक्ट है उनको बहुत सारे जीन्स को ढूंढने में, उनको अटैक करने में समय लगेगा, और इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि ज्यादा इफेक्टिव होगा वो इंड्यूस करने में भी और मेंटेन करने में भी रेजिस्टेंस को। बाकी जो स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। The level of transgene expression does not influence the efficacy of the transgenic plant. Definitely, it is going to affect the efficacy. कितना एक्सप्रेस हो रहा है आपका ट्रांसजीन, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा कितना काम कर रहा है। It is easier to propagate and maintain multi-copy integration event than single copy event of insect resistance plant. नहीं, मल्टीपल कॉपी टफ है। ऑब्वियसली तुमको बहुत सारी कॉपीज अगर लगानी तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा, सही लगेगी कि नहीं, प्रमोटर सही काम कर रहा है कि नहीं, फोल्डिंग सही से हो रही है कि नहीं, प्रोटीन की वर्किंग हो रही है कि नहीं, सिक्रेशन है तो सिक्रेशन हो रहा है कि नहीं, तो इट इज टफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। When the gene and the promoter used for the modification of plant using transformation technology are derived from sexually compatible species, तो दो species ली है, species 1 species 2, और उससे एक modified plant generate किया गया है ना। आपको बोला गया है कि उस प्लांट को आप क्या कहोगे, जो ट्रांसजेनिक प्लांट आपने बनाया है उसको आप क्या कहोगे। ट्रांसजेनिक तो नहीं बोला इन्होंने, बट ऐसा ही कुछ प्लांट आपने बनाया है मॉडिफाइड प्लांट, तो उसको क्या कहोगे। सिसजेनिक बेसिकली आपका यहाँ पे वर्ड सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को जो पूछा गया है, क्योंकि दो स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे क्लोज रिलेटेड के बारे में बात नहीं। सेल्फ जेनिक जैसा कोई वर्ड लेना देना ही नहीं है। द वर्ड इज एक्चुअली इंट्राजेनिक, क्योंकि दो स्पीशीज जो है वो एक ही जीनस से बिलोंग करती है ना, तो एक ही जीनस से ये दो स्पीशीज बिलोंग कर रही है, तभी आप बोल रहे हो कि स्पीशी है। जीनस अलग अलग हो जाती तो फिर जीनस 1 जीनस 2 लिखना पड़ता। तो पढ़ा है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज, तो हम इसके बारे में बात करें, जीनस और स्पीशीज, तो इट इज इंट्राजेनिक, ध्यान रखना है वर्ड। हेमिलोगस नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement about associative, important word है ये, associative nitrogen fixation bacteria is not correct or true? not पे डब्बा मार दो। Rhodobacter and rhodospirale are autotrophic photosynthetic nitrogen fixing bacteria, ये नाइट्रोजन N2 होगा यहाँ पे, N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, हाँ बिल्कुल सही बात है ना, नॉट ट्रू पूछा आपसे। क्लोस्ट्रीडियम, डाइसल्फोटोमैक्युलम एंड डाइसल्फोविब्रियो आर हेटेरोट्रोफिक एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। अभी बताऊंगा याद कैसे रखना है इसको। एजोस्पाइरिलम इज एसोसिएटिव ऑटोट्रोफिक माइक्रोएरोफिलिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एजोस्पाइरिलम ऑटोट्रोफिक, ये यहाँ पे गड़बड़ है कुछ, है ना, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। और बेजर्निका इज एन हेटेरोट्रोफिक एरोबिक एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये बिल्कुल सही है। हमको बोला गया है एजोस्पाइरिलम जो है वो एसोसिएटिव है, ऑटोट्रोफिक है। अगर आप एसोसिएटिव बोल रहे हो तो फिर वो ऑटोट्रोफिक कैसे है, जरा इसको देखो यहाँ पे, ये टेबल है जो तुमको वैसे याद रखनी है भैया, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर तुम इसमें एजोस्पाइरिलम ढूंढने की कोशिश करोगे तो कहीं पे दिख रहा है क्या एजोस्पाइरिलम, नहीं एजोस्पाइरिलम इसमें नहीं है शायद, बट बाकी सारे हैं इसके अंदर, है ना। जैसे यहाँ पे देखो तो प्रोमेशियम, ये क्लोस्ट्रीडियम ये रहा, डाइसल्फोविब्रियो ये रहा, राइजोबियम ये रहा, फ्रैंकिया ये रहा, ठीक है। और इसके अलावा आपके बाकी सारे भी है यहाँ पे। तो एसोसिएटिव जो होते हैं हमेशा, एसोसिएटिव आपके क्या होते हैं अल्टीमेटली, ये होते हैं हेटेरोट्रोफिक होते हैं। और यहाँ पे एसोसिएट करते ही वो इसलिए है क्योंकि उनको कुछ चीजें क्या चाहिए, प्लांट से चाहिए। यहाँ पे एसोसिएटिव और ऑटोट्रोफिक के दो वर्ड्स गलत है, और इसी वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो अगर अपने को बस ये पता है कि एसोसिएटिव जो होते हैं वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं, तो हम इस सवाल को बना सकते थे। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा हो, हेटेरोट्रोफिक एरोबिक एसोसिएटिव, तो हेटेरोट्रोफिक वर्ड लिखा है ना, हेटेरोट्रोफिक एरोबिक एसोसिएटिव। एरोबिक एंड एरोबिक से लेना देना नहीं है अभी यहाँ पे ना, हमको एसोसिएटिव और हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक में ध्यान रखना था। लेट्स मूव ऑन, ये टेबल याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे हैं बट इतने तो मिनिमम याद रखो। द विट्रिफिकेशन ऑफ कल्चर्ड एक्सप्लांट्स इज जनरली कॉज्ड बाय, विट्रिफिकेशन का क्या मतलब होता है, विट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि उनके अंदर क्या हो, कि जो प्लांट डेवलप हो रहा है उसके अंदर पानी जैसा वाटरी हो जाए प्लांट, और वो ना ऐसे कांच की तरह दिखने लगे, ग्लासी दिखे,
जो कि सही नहीं है, उससे उसकी ग्रोथ इंपैक्ट होती है। पानी ज्यादा अंदर भरा जाएगा प्लांट के अंदर तो उसके अंदर ऑस्मोटिक इम्बैलेंसेस होंगे और ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होके, प्रेशर नहीं, हम स्ट्रेस ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, ऑस्मोटिक स्ट्रेस जो होगा उसकी वजह से प्लांट जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो विट्रिफिकेशन है ये किसकी वजह से होता है? अब इसका डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि कम रोशनी, ज्यादा टेम्परेचर और इंटेंसिव स्टेरिलाइजेशन, इन 3 कारणों से आपका विट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और जो हम अगर यहाँ पे देखें लैब में, तो हाई अगार भी हो सकता है, हाई न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं और हाई पीएच भी हो सकता है, ये भी एक ऑप्शन है। बट ये इन विट्रो के बारे में बात की गई है, हमको यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि वैसे कल्चर्ड एक्सप्लांट के बारे में बात की है तो इन विट्रो भी है। तो यहाँ पे वैसे 2 ऑप्शन सही होना चाहिए थे, बट जो ज्यादातर जगह पे मैंने देखा है कीज वगैरह में, वो फर्स्ट ऑप्शन को ज्यादा वो मान के चल रहे हैं। लाइट की कमी, हाई टेम्परेचर और इंटेंसिव स्टेरिलाइजेशन इसका कारण है। हाई अगार यूजुअली होता नहीं क्योंकि हम इसको क्रिएट करके रखते हैं। हाई न्यूट्रिएंट्स में हम ध्यान रखते हैं, ऑब्वियसली हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इरिडियंस और ये भी सही हो, बट फिर भी इनकी पॉसिबिलिटी कम है, ये ज्यादा इंपैक्टफुल है। नेक्स्ट, which one of the following reaction is performed by cytochrome P450 to detoxify the xenobiotics? पहले तो ये बताओ कि cytochrome P450 कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है ये cytochrome P450? अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो ह्यूमन बॉडी की बात करूँ और इसका काम क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो इसका काम बेसिकली क्या है जो हम कर रहे हैं, डिटॉक्सिफाई दी जीनोबायोटिक्स। सो यहाँ पे ये क्या करता है, बेसिकली आपके नॉन पोलर चीजों को जो कि आपके एक्सट्रीटा फॉर्म में नहीं है या जिसको एक्सट्रीट नहीं किया जा सकता उसको काय में बना देता है, पोलर में बदल देता है। और ये प्रोसेस कैसे होती है, ये होती है बाय एडिंग दी हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज हाइड्रोक्साइलेशन। सही है, आसान। नेक्स्ट, the RHT mutation in wheat that were pivotal for grain revolution reduced plant height due to impairment in प्लांट की हाइट। अगर छोटी रह रही है तो हमेशा ध्यान रखना प्लांट की हाइट को बढ़ाने का काम किसका है, जिब्रेलिक एसिड का है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, आपका इंटरनोडल डिस्टेंसेस बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका जो साइज होती है प्लांट की वो ऊपर चली जाती है। और इसीलिए मैंने तुमसे कुछ कुछ चीजें पूछी थी, बकानी सिंड्रोम के बारे में पूछा था, है ना, बकानी ऑफ पुलिश सीडलिंग जो राइस में देखी गई थी, जिसमें हमको जिब्रेलिक एसिड के बारे में पता भी चला था। इसका आंसर क्या हो गया, जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे, ये खराब है। नेक्स्ट, 2015 पे चलो भैया, पहला सवाल, द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो अब सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पूछा गया और ये बहुत थोड़ा वीक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए था इनको। तो यहाँ पे जो मेजरली है, अमोनियम का भी यूटिलाइजेशन हो सकता है, नाइट्रोजन सोर्स, नाइट्रेट भी हो सकते हैं, पोटेशियम भी हो सकता है, फॉस्फेट जो है ये इसका ऐसे करेक्ट आंसर है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे फॉस्फेट है, ये न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बनाने के लिए, डीएनए आरएनए, और एक जो चीज है वो है एटीपी प्रोडक्शन, और इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली न्यूक्लिक एसिड में भी एटीपी आ गया है, बट यहाँ पे एटीपी एज एनर्जी बोल रहा हूँ मैं, ऊपर न्यूक्लिक एसिड में बोला था एटीपी के बारे में। सो फॉस्फेट जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये 3 भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ी सी और क्लैरिटी की जरूरत है, ये मतलब इसे कहा नहीं जा सकता किस टर्म्स में बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे इसके अंदर, बी पे चलते हैं। पहला सवाल, एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट द प्रिकॉशियस जर्मिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियो कल्चर। प्रिकॉशियस मतलब जल्दी हो जाएंगे, वो जब होना चाहिए उससे पहले हो जाएंगे। तो इमेच्योर, ज्यादा प्रिकॉशियस का मतलब लिख लेना इमेच्योर, इमेच्योर जर्मिनेशन क्यों हो जाएगा, या सॉरी कौन रोक सकता है? तो इसके लिए जो आंसर है हमारे पास में वो है आपका सुक्रोज। बेसिकली सुक्रोज जो है, बाकी चीजें क्यों नहीं कर सकते, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का भी बोलते हैं कि भैया कैल्शियम क्लोराइड भी कर सकता है, बट उससे बेटर हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो क्या है, सुक्रोज। तो सुक्रोज बेसिकली क्या करता है, सुक्रोज आपको जैसे कि पता ही है कि एक सॉल्यूट है, तो सुक्रोज आपका क्या करता है, बेसिकली मेंटेन करता है आपके वहां पे ऑस्मोलैरिटी को, और उस वजह से आपका वो होल्ड करवाता है कि भैया एकदम से क्या हो, आपका जर्मिनेशन ना हो जाए। और प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को दूसरा एक और चीज बोलते हैं विविपेरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विविपेरी इन प्लांट्स, ये आप बताएंगे कमेंट में, क्या होता है इसका मतलब विविपेरी का। नेक्स्ट, which of the following techniques can be used to create diploid homozygous plant in a short span? डिप्लॉयड होमोजाइगस प्लांट बनाना है फटाफट फटाफट, तो क्या करोगे, एंथर कल्चर ले लो। होमोजाइगस बोल दिया ना, होमोजाइगस बोल दिया तो मान लो आपने एक एंथर ले लिया, ये स्मॉल ए वाला था, आपने इसको कल्चर किया, ये डिप्लॉयड बना, तो स्मॉल ए के डिप्लॉयड बनेंगे सॉरी, स्मॉल ए के डिप्लॉयड बनेंगे और ये क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। ऐसे अगर एंथर कैपिटल ए होता तो कैपिटल ए के डिप्लॉयड्स बनते, वो भी क्या होते, होमोजाइगस होते। तो एंथर कल्चर से आप बना सकते हो।
सेल्फिंग करने से कोई गारंटी नहीं है कि आपके हमेशा डिप्लॉयड बनेंगे, और वो भी होमोजाइगस बने, मतलब डिप्लॉयड तो बन सकते हैं बट होमोजाइगस। ग्राफ्टिंग कोई लेना देना नहीं, क्लोनिंग कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोनिंग वगैरह की जो बात कर रहे हैं ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है डिप्लॉयड प्लांट्स बनाने वाली को। क्लोनिंग से आप बट क्लोन तो कर सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। नेक्स्ट, in plant tissue culture experiment, coordinate conditioned media, sorry, conditioned media refers to the media in which, conditioned media किसको बोलते हैं? conditioned media उसको बोलते हैं जो आपको वो स्थितियां प्रोवाइड करे और उन स्थितियों में आपके जो सेल्स है जिनको आप कल्चर करा रहे हो उसके अंदर वो बदलाव हो जो हम चाहते हैं। तो इस केस में क्या है? ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इन ऑप्टिमम कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये तो आपका एक बहुत अच्छा क्रिएटेड मीडिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इन हाई कंसेंट्रेशन फॉर लग्जरियंट ग्रोथ। भैया लग्जरियंट ग्रोथ नहीं होगी, वो सारे न्यूट्रिएंट हाई हो जाएंगे, मर जाएगी सेल। फिर मीडिया इन विच द प्लांट सेल हैव बिगन ग्रोथ फॉर अबाउट 48 आवर्स एंड सेल्स आर फिल्टर्ड आउट, या दैट इज द केस। हमने कंडीशन लगा रखी है कि जो सेल 48 घंटे के आसपास ग्रो कर जाएंगे उसके बाद में हम उनको निकाल लेंगे। तो यही ये कंडीशन है कि कंडीशन के साथ में चल रहा है और हम इसको प्रोसेस इस तरीके से कर रहे हैं कि जो हमको चाहिए वही मिले। प्लांट सेल्स हैव बीन ग्रोन फॉर अबाउट 48 आवर, न्यू सेल कल्चर्स आर एडेड, नहीं वापस से नहीं डाले जाते हैं इसके अंदर। तो ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी ओके, इन विच हाँ सही, थर्ड। नेक्स्ट, in a tissue culture experiment a student desire to have more differentiation of shoot, differentiation of shoot ज्यादा चाहिए, मतलब आपको शूट की ग्रोथ ज्यादा चाहिए। which of the plant growth hormone ratio should be used, तो भैया जब भी आपको शूट बढ़ाना है या शूट डिफरेंशिएशन चाहिए तो आपको सीके को ज्यादा रखना है एज कम्पेयर टू ऑक्सीन, और जब आपको रूट बढ़ानी है या रूट इनिशिएशन करवाने हैं तो आप क्या करते हो? उल्टा कर देते हो, इसका उल्टा, ऑपोजिट। ये छोटी सी बात याद रखनी है, सारे बहुत सारे सवाल इससे बन जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो शूट के लिए आपको क्या चाहिए? हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो, सिंपल क्वेश्चन था। अगला, फोटोसिंथेसिस इज अ, क्या है भैया फोटोसिंथेसिस? रिडक्टिव है, मैंने पहले ही बताया था कि हाँ रिडक्टिव तो है ही है, जितने भी एनाबॉलिक पाथवे होते हैं क्या होते हैं? रिडक्टिव है। तो कैटाबॉलिक हटाओ, ये भी कैटाबॉलिक हटा दो, तो दोनों गलत हो गए, ये 2 और 4 में से आंसर हो सकता है। रिडक्टिव है, बिल्कुल है। एनाबॉलिज्म में हमको एनर्जी देना पड़ती है, बिल्कुल देना पड़ती है, तो वो क्या होगा? हमेशा एंडरगोनिक होगा, ध्यान रखना। एनाबॉलिज्म इज ऑलवेज रिडक्टिव, एंडरगोनिक एंड ऑब्वियसली एनाबॉलिक मतलब तो एनाबॉलिक। एक्सरगोनिक कौन सी होती है? कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है और वो ऑक्सीडेटिव होती है, ठीक है। आगे, इन एन इन विट्रो कल्चर एक्सपेरिमेंट द कलर ऑफ द एक्सप्लांट टर्न ब्राउन जस्ट आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग क्या होता है आपका? सब कल्चरिंग मतलब एक कल्चर फिर उसको अगले मीडिया में डालो, फिर उसको अगले मीडिया में डालो। सब कल्चरिंग से क्या आता है? स्ट्रेस आता है, प्लांट के ऊपर बार बार नए नए मीडिया में डालने से स्ट्रेस आता है। तो जो स्ट्रेस आता है इसकी वजह से यहाँ पे आपका एक एंजाइम सिक्रेट होता है स्ट्रेस के अंदर, आपके ये सेल सिक्रेट करते हैं, प्लांट सिक्रेट करता है, जिसका नाम होता है फिनोलेज। क्या? फिनोलेज। ये फिनोलेज जो होता है वो प्लांट में प्रेजेंट फिनोल कंपाउंड्स को ब्रेक करता है, प्लांट में प्रेजेंट फिनोल कंपाउंड्स को ब्रेक करता है। और ये जो फिनोल कंपाउंड्स हैं आपके जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, ये फिनोलेज इनको ब्रेक करके इनका ऑक्सीडेशन करवा देता है, ब्रेक करके ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीडाइज्ड फिनोल है, तो ये ऑक्सीडेशन जो है इसकी वजह से, ये ऑक्सीडेशन के कारण फिनोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्विनोन। देख रहे हो ना, OH से आपका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये कीटोन बन गया क्विनोन, और ये ब्राउन कलर शो करता है। दिस क्विनोन शोज ब्राउन कलर। आई बस में तो इसका क्या हो गया? रिलीज ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स फ्रॉम द एक्सप्लांट। या अब ये पता है पूरा तो याद है, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हम। कैसे बनाओगे? ब्राउन कलर क्यों आ रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला, टू अवॉइड द सोमैटोनल वेरिएशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड। तो अभी अभी मैंने बताया था तुमको कि जब आप बार बार सब कल्चरिंग करते हो और जब आप कैलस कल्चरिंग करते हो तो आपकी क्या होती है? एक क्लोन जो होता है वो बार बार सब कल्चर होता है तो उसके अंदर म्यूटेशंस आते हैं। आपको उन म्यूटेशंस को क्या करना है? रोकना है, वेरिएशंस को आपको अवॉइड करना है। तो आप क्या करते हो? तो आप हमेशा क्या करते हो? ट्रांसजेनिक प्लांट का डायरेक्ट रीजनरेशन करते हो। क्या आपने कैलस बना लिया, अब आप उसको सब कल्चर नहीं करते हो, सोमा क्लोन्स वेरिएशन नहीं लाने के रोकने के लिए आप क्या करते हो? सब कल्चरिंग नहीं करते हो, यहाँ पे कैलस बनाया, इन सेल्स को डायरेक्टली उगा देते हो फील्ड में, मतलब डायरेक्ट फील्ड में नहीं, पहले सैपलिंग बनाते हैं फिर फील्ड में। तो डायरेक्ट रीजनरेशन किया जाता है इनका और ये बेस्ट होता है हमेशा, ठीक है। रीजनरेशन तो सोमेटिक एम्ब्रियोज, सोमेटिक एम्ब्रियोज में वेरिएशन आएंगे आएंगे। रीजनरेशन तो क्या लाए? कैलस की भी बात करी मैंने कि कैलस में वो प्रॉब्लम आती ही है, और रीजनरेशन थ्रू इमेच्योर एम्ब्रियोज, इसमें भी वो प्रॉब्लम आएगी, वेरिएशन तो आना ही आना है, तो प्रोसेस चलेगी। डायरेक्ट रीजनरेशन में सबसे कम है, यहाँ पे भी म्यूटेशन होगा, ध्यान रखना, म्यूटेशन विल बी देयर,
बट इन 4 प्रोसेस में सबसे कम जो म्यूटेशन आने वाली चांसेस है वो यहीं पे है। नेक्स्ट, द ट्रांसप्लास्टोमिक लाइंस हैव नो रिस्क ऑफ जीन एस्केप थ्रू पोलन सिंस द, क्या है इसका मतलब? तो ट्रांसप्लास्टोमिक लाइन का मतलब क्या होता है, जब तक ये नहीं पता है तब तक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ट्रांसप्लास्टोमिक लाइन का मतलब ये होता है कि इसमें जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, लाइक दिस। क्लोरोप्लास्ट के जीनोम में हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का जीनोम हो गया, इसके अंदर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं। तो पोलन डीजेनरेटेड बिफोर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन के पहले ही पोलन डीजेनरेट हो जाएगा तो फर्टिलाइज कौन करेगा? ट्रांसफॉर्म्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज लॉस्ट ड्यूरिंग पोलन मैच्योरेशन। अभी अभी मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का ट्रांसफॉर्म से कोई लेना देना होगा क्या? नहीं। ट्रांसफॉर्म्ड क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज लॉस्ट ड्यूरिंग पोलन मैच्योरेशन, ये फिर भी सही लग रहा है थोड़ा। और ट्रांसफॉर्म जीनोमिक डीएनए, यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई। तो एक ही चीज पता होना चाहिए थी कि ट्रांसप्लास्टोमिक लाइन का मतलब क्या होता है, कि क्लोरोप्लास्ट के जीनोम में हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। उसी से सवाल बन गया, ट्रांसफॉर्म क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज लॉस्ट ड्यूरिंग पोलन मैच्योरेशन। तो ऑलरेडी अगर क्लोरोप्लास्ट का डीएनए लॉस्ट हो चुका है तो फिर यहाँ पे क्या रिस्क बची कि जीन एस्केप हो जाएगा? वो तो ऑलरेडी लॉस्ट हो गया ना। चलो नेक्स्ट, among the following which one is not a common method of haploid plant production? Common method of haploid plant production, embryo rescue of interspecific process, embryo rescue से बना सकते हो अपन। एंथर कल्चर सही है, ओव्यूल कल्चर भी सही है। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट, या दिस इज कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट से आप ये कैसे बना सकते हो हैप्लॉइड प्लांट? कॉल्चिसिन जो है तो ये तो माइक्रोट्यूब्यूल पे काम करती है, डीपॉलीमराइजेशन का काम। तो इसका तो मेटाफेज अरेस्ट और उससे रिलेटेड है, यहाँ पे कहीं काम ही नहीं है इसका। अगला सवाल क्या है? Which one of the following are flowering hormone? तो फ्लावरिंग हार्मोन के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है? इथिलीन, फ्लोरिजिन, फ्लोरिजिन एंड वर्नेलिन, वर्नेलिन ऑक्सिन, इथिलीन एंड ऑक्सिन, इथिलीन ऑक्सिन, ठीक है। फ्लोरिजिन एंड वर्नेलिन, फ्लोरिजिन एंड वर्नेलिन क्या है आपके फ्लावरिंग हार्मोन से? इथिलीन वगैरह और इन सब का रिलेशन साथ में रहता है, बट यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन वो है फ्लोरिजिन और वर्नेलिन। तो अच्छा, मैं कोई बात बताऊँ, फ्लावरिंग में कौन कौन से हार्मोन्स और काम करते हैं? अगर मैं इसमें से बात करूँ, 5 जो हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। चलो ब्रेसिन स्टेरॉइड्स भी ले लो। इन 4 5 6 हार्मोन में से फ्लावरिंग में कौन कौन काम करता है और क्या काम करता है, चलो ये बताना। नेक्स्ट, which one of the following genes are constitutively expressed and control the plant induced activation of other weird genes? दूसरे weird genes को चालू करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए या जो भी प्लांट इंड्यूस्ड एक्टिवेशन देने के लिए, मतलब प्लांट से उनको पता चल गया कि प्लांट में इंजरी है, प्लांट से कुछ ये फ्लेविनॉइड्स जो है वो रिलीज होते हैं जिनका नाम क्या होता है? एसिटोसिलिनजोन। उसको देखने के बाद कौन से वीड जीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होता है जिससे बाकी जीन्स कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो सके। तुम ऑलरेडी जानते हो 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग, वीर ए और वीर जी, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। अगला, इन केस ऑफ गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम, गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी सिस्टम का क्या मतलब है कि भैया गैमेट्स जो होंगे वो आपके इनकम्पैटिबल है। यहाँ पे द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फिनोटाइप ऑफ द पोलन इज डिटरमाइंड बाय, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फिनोटाइप ऑफ द पोलन इज डिटरमाइंड बाय। इसका क्या मतलब है कि मान लो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या है कि हम हमारे से ही कंपैटिबल नहीं है, तो ऐसा कब होगा? जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सीन क्या है कि आपके पास में मेल और फीमेल दोनों है। तो अब आप चाहते हो कि जो मेल है उसके पोलर्स जो है वो अपनी फीमेल की स्टिग्मा पे ना चिपके, तो इसके लिए हमारे पास में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एस फैक्टर। क्या होती है? एस फैक्टर, स्टेरिलिटी फैक्टर बोल सकते हो अभी के लिए। बट द पॉइंट इज एस फैक्टर जो पोलन का है, अगर वही फैक्टर स्टिग्मा पे भी है तो फिर ये एक दूसरे से काम नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। और यही चीज जो होती है हम यहाँ यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं यहाँ पे अल्टीमेटली जो एस फैक्टर है पोलन का और जो स्टिग्मा का एस फैक्टर है ये दोनों मैच नहीं करते और इस वजह से हमारा जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ यहाँ पे? अब ये जो एस फैक्टर पोलन का है ये किससे बन रहा होगा? इसके जीनोम से बन रहा होगा, और पोलन क्या है? गैमेट है, तो इसका जीनोम कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ द पोलन, हैप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ द एंथर, हैप्लॉइड डिप्लॉइड जीनोटाइप, डिप्लॉइड तो होता ही नहीं है, डिप्लॉइड एंथर से कोई लेना देना ही नहीं है। आंसर क्या हो गया? हैप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ द पोलन, गैमेट है ना पोलन, मेल गैमेट, एंड दैट इज व्हाई। सिंपल है क्वेश्चन। तो हैप्लॉइड जीनोटाइप का मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, एक ही एलील से सारा काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई फ्रीक्वेंसी हेट्रोकैरियन फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन बाय द एडिशन ऑफ। तो जब आपको हाई फ्रीक्वेंसी हेट्रोकैरियन बनाना है, फटाफट फटाफट बहुत सारे हेट्रोकैरियंस बनाने हैं, तो आप क्या यूज करते हो? फ्यूजिंग एजेंट यूज करते हो। फ्यूजिंग एजेंट यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। दूसरा कोई फ्यूजिंग एजेंट याद है क्या? बताओ जरा कमेंट में कोई दूसरा फ्यूजिंग एजेंट। नेक्स्ट,
सोमेटिक एम्ब्रियो इंडक्शन जनरली अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ टू ग्रोथ रेगुलेटर्स नेमली, हाँ तो दो ग्रोथ रेगुलेटर्स, यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, साइटोकाइनिन ऑक्सिन भी है और साइटोकाइन जिब्रेलिन नहीं, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन ही है, जिब्रेलिन का कोई लेना देना नहीं है, साइटोकाइनिन ने इथिलीन इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन निकल रहे हैं, एक पहला और दूसरा, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड। देखो अब यहाँ पे है ना ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली इन्होंने बात कही गई है कि पूरा रेगुलेशन कौन करते हैं, तो ऑक्सिन जो है वो इसके इनिशिएशन में और एब्सिसिक एसिड जो है इसकी थोड़ी सी इनहिबिशन में काम करता है, और इसलिए जो दो बेस्ट रेगुलेटर्स हैं वो ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड है। और भी दूसरे हो सकते थे बट ये दोनों जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट, which one of the following statement about haploids is incorrect? Okay, हैप्लॉइड्स के बारे में पूछा गया है जो कि इनकरेक्ट है। तो हैप्लॉइड्स क्या होते हैं सर? हैप्लॉइड्स तुम ऑलरेडी जानते हो, जो एन कंटेनिंग होते हैं, तो कैपिटल ए होगा इनके अंदर या स्मॉल ए होगा। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दे हेल्प इन शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल, डेफिनेटली ब्रीडिंग साइकिल को छोटा कर देता है, गैमेट फॉर्मेशन वगैरह का टाइम नहीं मिलता है, लगता नहीं है, तो इस वजह से छोटा हो जाता है। यूजिंग हैप्लॉइड इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन एक्सक्लूसिवली मेल प्लांट इन द डायस्टीशियस स्पीशीज। बिल्कुल, अगर आप एक्स वाई दो है हमारे पास में, एक्स से फीमेल बनती है, वाई से मेल बनता है, अगर आप वाई वाले को ही कल्चर करते जाओ बार 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 बार, तो आपका जो बाइसेक्सुअल डायस्टीशियल प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, हमेशा मेल वाले सेटअप बनेगा। हैप्लॉइड्स आर यूजफुल इन आइसोलेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द म्यूटेंट्स, और हैप्लॉइड्स प्लांट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर। हैप्लॉइड्स जो होते हैं वो यूजफुल है क्या? हाँ बिल्कुल यूजफुल है। आप देख सकते हो ना, स्मॉल ए हो रहा है या कैपिटल ए हो रहा है, आप म्यूटेशन करके भी देख सकते हो कि क्या स्मॉल ए वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो सारी चीजें भी देख सकते हो। फिर आगे पूछा है कि हैप्लॉइड्स प्लांट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर। बिल्कुल हो सकता है, ये गलत लिखा है, कैन नॉट नहीं है, होता ही है, बहुत ज्यादा यूज होता है बेसिकली, और तो और। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन वुड मल्टी कॉपी इंटीग्रेशन बी अ कॉमन फीचर? मल्टी कॉपी का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा कॉपीज लग जाएगी, तो ये कब होगा? तो ये होगा आपका पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट में। पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट में हम क्या करते हैं, हम एक पार्टिकल लेते हैं गोल्ड या टंगस्टन का, और गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमारा डीएनए जो होता है उसको कोट कर देते हैं, और फिर इसको शूट करवाते हैं हमारी जीन गन से, जो हमारा टारगेट सेल होता है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे टारगेट सेल के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल भी एंटर कर सकते हैं, और ये सवाल पूछा है कि मल्टी कॉपी कैसे आ जाएगी किसी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की। उसके लिए आंसर क्या है? पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से आ ही नहीं सकती ऐसी कोई चीज। एग्रोबैक्टीरियम तो है, उसमें स्पेसिफिक एक जगह भी आप डाल रहे हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, और इन प्लांटा एक मतलब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट वाज द आंसर। Which one of the following technique will help to overcome a pre-fertilization barrier? ध्यान से सुनना इस चीज को, pre-fertilization barrier। तीन तरह के barriers होते हैं, pre-fertilization, fertilization और post-fertilization। post-fertilization हमसे पूछा गया pre-fertilization barrier को क्रॉस करने का कोई तरीका बताओ। एम्ब्रियो रेस्क्यू, एम्ब्रियो रेस्क्यू का मतलब तो ये होता है कि कोई एम्ब्रियो ऑलरेडी बन चुका है और वो ऐसी स्थिति में है कि जहाँ पे अगर उसको अभी रेस्क्यू नहीं किया गया तो वो मर जाएगा, तो इसको एम्ब्रियो रेस्क्यू बोलते हैं। तो उसका प्री फर्टिलाइजेशन को लेना देना है क्या? नहीं है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन देखते हैं अभी के लिए। ओवरी कल्चर, ओवरी कल्चर का क्या मतलब है? ओवरी कल्चर में हमने बोला कि प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर हटाना, तो ओवरी कल्चर में तो आप ओवरी से आपके प्लांट्स को उगाओगे, उससे प्री फर्टिलाइजेशन बैरियर कैसे हटेगा? पॉसिबल ही नहीं है। आगे बात समझ में। अगला क्या दे रखा है? एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो ऑलरेडी बन चुका है, मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो गया, आप तो बात करें फर्टिलाइजेशन पहले वाले बैरियर की। इसके लिए जो आंसर है वो क्या है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं खुद से, ये फीमेल गैमेट है और मान लो ये मेल गैमेट है, तो ये दोनों खुद से फ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट लिया दोनों का और खुद से फ्यूज करवा दिया, तो आपने एक तरह से फर्टिलाइजेशन करवा दिया ना, ये फ्यूज करवा दिया दोनों का, हेट्रोकैरियन बनवा दिया, ये तो फ्यूज करवा दिया, फ्यूज करवा दिया मतलब फर्टिलाइजेशन करवा दिया, तो इसका आंसर क्या हुआ? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। अगला, सीडलेस फ्रूट्स में भी अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ पार्थेनोकार्पी, सेक्सुअल ऑटोगेमी, ओलिगोमी। अरे बहुत आसान सवाल है, पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो ना भैया, एक मिनट देना, मेरा गला सूख रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। Which one of the following is readily available source of nitrogen to plant? नाइट्रोजन को फट से मिल जाए। अमाइड फर्टिलाइजर, इसको तोड़ने में टाइम लगेगा। अमोनिया फर्टिलाइजर, यार अमोनिया भी जो है उसको भी तोड़ने में टाइम लगेगा। अमोनिफिकेशन को हमको क्या है, नाइट्रिफिकेशन करना पड़ता है, तो डायरेक्टली आप क्या यूज कर लो, नाइट्रेट फर्टिलाइजेशन। तो नाइट्रेट के फर्टिलाइजर जो होंगे वो रेडिली फट से यूज हो जाएंगे। अमोनियम फॉस्फेट, इसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो नाइट्रेट जो है आपका, नाइट्रेट क्या होता है? NO2। NO2 आप यूज कर लो और NO2 से आपका डायरेक्टली काम हो जाएगा। NO2 होता है, NO3 होता है, NO2 होता है ना। चलो आगे बढ़ते। रोड क्या बोल रहा हूँ, रूट नोड्यूल्स आर पिंक ड्यू टू लाइक हीमोग्लोबिन, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको जानते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GM, जेनेटिकली मॉडिफाइड फाइटोरेमिडिएटर प्लांट?
फाइटोरिमेडिएशन प्लांट। तो अब ये ना बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका थोड़ा सा और इसमें डिटेल बताना चाहिए थी इनको, क्योंकि यहाँ पे 2-3 आंसर हो सकते हैं, बट इसका जो एक्चुअल आंसर ज्यादातर जगह पे दिख रहा है वो है पॉपुलस, जिसमें पॉपुलर प्लांट्स वगैरह और पॉपुलर ट्रीज वगैरह के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पॉपुलस जो है ये आपका क्या है, वो प्लांट है जो इसके अंदर जीएम फाइटो रेमिडिएशन में काम करता है। फाइटो रेमिडिएशन का क्या मतलब होता है बताओगे जरा, कमेंट में बताओ क्या होता है फाइटो रेमिडिएशन। नाउ द लास्ट पेपर 2014, पहला सवाल, which one of the following phytochrome gene in Arabidopsis thaliana is responsible for hypocotyle elongation, flowering and seed germination। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर है 5B। 5B जो होता है ये आपका रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के लिए, जर्मिनेशन के लिए, elongation के लिए और फ्लावरिंग के लिए। याद रखना, बार बार आया हुआ सवाल है ये, अब आ सकता है वापस से। द साइटोकाइनिन रिसेप्टर इज, ये तो तुमने बहुत डिटेल में मेरे को आंसर बताया था इसको कमेंट में, 2 कंपोनेंट हिस्टिडीन काइनेज सिग्नलिंग सेटअप, रिसेप्टर के बारे में पूछा था ना। अगला सवाल क्या है, द फ्री लिविंग, अच्छा अभी अभी बात करके आया मैंने एक टेबल पे, फ्री लिविंग कौन सा एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ओशियंस के अंदर, तो वो क्या है एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। तो यहाँ पे वो क्या है आपका फ्री लिविंग में है, वहां पे क्या था वो एसोसिएटिव लिखा था, ठीक है, दोनों वर्ड्स समझ में आ रहा है, हेट्रोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक के बारे में बातचीत। नाउ पार्ट बी, फर्स्ट क्वेश्चन, process of formation of ATP from ADP while harvesting the photon is referred as photophosphorylation। दो तरह के phosphorylation होते हैं, photophosphorylation और दूसरा कौन सा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का कहाँ चलता है ये, इसका बताओ, एनिमल्स में अगर चलता है तो कहाँ चलता है। नाउ a mutation that inactivates the cytochrome B6F complex would, अब देखो अभी अभी बात करके आया अपन, अगर B6F का म्यूटेशन हो जाता है तो फिर क्या होगा आपका PS2 से PS1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रुक जाएगा, क्योंकि PS2 के बाद में B6F से फिर आगे जाता है ना या प्लास्टोसाइनिन और फिर उसके बाद में 700 पे PS2 पे। नेक्स्ट, how many ATP molecules are required for the conversion of 1 nitrogen to 2 अमोनियम ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कल ही बताई थी ये बात जब मोलिब्डेनम और डाइनाइट्रो रिडक्टेज के बारे में बात कर रहे थे, 16। और अगर एक होता तो यहाँ पे 2 नहीं होता, मैंने बताया था ना, एक होता तो एक एन या एक अमोनिया बनाने के लिए पूछ लिया गया हो या एक अमोनियम बनाने के पूछ लिया गया हो, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। ये डिफरेंस याद रखना, कब एक पूछ कब दो पूछ रहा है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोस्टम 2 आर एक्सेप्टेड बाय क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन वगैरह। ये देखो कितने रिपीटेड क्वेश्चन है, जेड्स के अच्छे से पढ़ के जाना। Now, the presence of polyadenylation signal in the wild type Cry1AC gene from Bacillus thuringiensis prevented expression of appropriate amount of Cry1AC protein। ठीक है, Cry1AC जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, Cry1AC प्रोटीन बन रहा है, लेकिन जो पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल है आपका वाइल्ड टाइप में, उसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। तो सीन क्या है, पॉलीएडेनाइलेशन का क्या होता है, जब एमआरएनए अपना बनता है यहाँ पे कैपिंग कर दी 5 प्राइम पे 7 मेथाइल गुआनोसिन की, इसमें से इंट्रॉन्स हटा दिए, यहाँ पे पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल था तो यहाँ पे ये बन के खत्म हो गया, टर्मिनेशन हो गया इसका। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एमआरएनए बन रहा है हमारा वो है तो बराबर काम करने वाला, क्योंकि पॉलीएडेनाइलेशन सिग्नल क्या काम करता है, टर्मिनेशन सिग्नल की तरह काम करता है ना, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट पढ़ा होगा रट साइट्स वगैरह के बारे में। सो यहाँ पे जो बातचीत है, आप किसा क्या कर सकते हो कि आप इसका जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ा सको, क्या कर सकते हो आप सोचो। पहला बोल रखा है द Cry1AC gene was expressed under the strong promoter like KMV35S। यार इससे क्या होगा, CMV35S वायरस है ना ये, का वायरस। तो इसमें देखो एक चीज समझो, आपका प्रॉब्लम ये आ रहा है कि टर्मिनेशन साइट जो है वो आपकी यहाँ आ जा रही है, जिसकी वजह से आपके पास में प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। अब यहाँ प्रमोटर स्ट्रॉन्ग करने के बाद क्या कर लोगे, प्रमोटर तो यहाँ काम करेगा जिससे वो आरएनए पॉलीमरेज को लंबे समय तक यहाँ बिठाएगा, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन चाहिए तो टर्मिनेशन पे कुछ करना पड़ेगा। फिर द Cry1AC प्रोटीन वाज टारगेटेड टू क्लोरोप्लास्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है। द Cry1AC जीन सीक्वेंस वाज मॉडिफाइड टेकिंग द हेल्प ऑफ कोडॉन डीजेनेरेसी, ये किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो ये पॉलीएडेनल सिग्नल है इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जीन सीक्वेंस बदल के उसकी कोडॉन डीजेनेरेसी की मदद से, और इस वजह से आपका जो प्रोटीन होगा वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आपका प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। बस जीन, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, एक ही चीज लिख दी वापस से, मतलब कोई लेना देना नहीं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेशियो यूजुअली प्रमोट शूट फॉर्मेशन, अभी अभी बात करके आया अपन, क्या हाई साइटोकाइनिन होना चाहिए और लो ऑक्सीजन होना चाहिए, या लिखने का तरीका समझो, लो ऑक्सीजन टू साइटोकाइनिन, मतलब ऑक्सीजन कम है साइटोकाइनिन ज्यादा है। मैंने सब ये बता दिए हैं, अब तो तुमको ऐसे फट 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 बनना चाहिए ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following dyes can be used to test the viability of the cultured plant cell। तो ये अच्छा सवाल है, इसमें जो एक्चुअल आंसर है वो ये है एफडीए, फ्लोरोसेंट डाइएसिटेट। तो एफडीए जो होती है बेसिकली ये आपकी एक नॉन फ्लोरोसेंट डाई होती है, लेकिन जब ये सेल के अंदर जाती है, तो ये सेल के अंदर आ गई,
तो सेल क्या है, मेटाबॉलिकली अगर एक्टिव है मतलब जिंदा है, तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पे सेल्स जो होते हैं, यहाँ पे एस्टरेज भी एंजाइम काम कर ही रहे हैं, डायस्टरेजेस वगैरह एस्टरेज एंजाइम काम कर रहे हैं, तो ये एस्टरेज एंजाइम क्या करते हैं, इसको क्लीव करते हैं, फ्लोरिसिन डाइएसिटेट को क्लीव करते हैं, और एस्टरेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे निकल के आ जाता है अपने पास में फ्लोरेसिन। ये जो फ्लोरेसिन है फिर ये ग्रीन कलर देता है, ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन की तरह काम करता है और एक ग्रीन कलर देता है। तो अगर ये जिंदा सेल है तो ही इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और एस्ट्रेस काम कर रहा है, और एस्ट्रेस काम कर रहा है इस वजह से ये क्या कर रहा है, डायएसिटेट को कन्वर्ट कर दे रहा है फ्लोरेसिन में। एंड नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो हियर दिस इज द केस, जो ध्यान रखना है कि फ्लोरेसिन डायएसिटेट जो है ये आपकी लाइव सेल को देखने के काम आ सकती है। बाकी बहुत सारे ऐसे और होते हैं जो प्रोसेस में अपन बात करते हैं। एक तुम बात कर सकते हो मेम्ब्रेन वायबिलिटी ऐसे के बारे में, है ना, मेम्ब्रेन वायबिलिटी ऐसे में हम FITC वगैरह को देख लेते हैं, है ना, और प्रोपीडियम आयोडाइड देख सकते हो तुम, वो भी बता देगा आपको। टनल ऐसे देख सकते हो आप, वो भी आपका चल जाएगा। कॉमेट ऐसे देख सकते हो आप। ये सारे भी सेल वायबिलिटी ऐसे होते हैं जो हम यूजुअली बात करते हैं उधर, ठीक है। फैक्स के थ्रू देख सकते हैं, है ना, फॉस्फेटाइडिल सीरीन का मूवमेंट देख सकते हैं। ये सारे आपके क्या है, वायबिलिटी ऐसे। नाउ एसिटोकार्बाइन एसिटोऑर्सिन ये दोनों आपके क्या है, क्रोमोसोम्स विजुअलाइजेशन में यूज किए जाते हैं, ये सेल डिवीजन के दौरान मेटाफेज वगैरह में देखने के लिए। जिम्सा जिम्सा कंप्लीट सेल स्टेनिंग के लिए, और जी बेंडिंग अगर तुमने नाम सुना हो कैरियोटाइपिंग वगैरह के लिए, उसमें यूज किया जाता है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है वायबिलिटी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mechanism where stamen and pistil of hermaphrodite flower may mature at different time leading to cross pollination, इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइकोगेमी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले आया था डाइकोगेमी वर्ड, है ना। Which one of the following amino acid is an example of compatible osmolyte, ये रट लेना भैया, हाँ, compatible osmolyte कौन है, प्रोलीन। प्रोलीन जो है वो compatible osmolyte की तरह काम करता है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस पे, उसका लेवल्स आगे पीछे होते हैं। The principal signal molecule involved in induced systemic resistant plants, तो अच्छा, induced systemic स्ट्रेस के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या है, जस्मोनिक एसिड। जस्मोनिक एसिड जो होता है आपका वो सिग्नलिंग कॉज करता है, जिससे आपका रेजिस्टेंस आता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोनोएसिटोबैक्टर डायएज़ोट्रोफिकस, अच्छा मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ, रुक जाओ। सो ग्लूकोनोएसिटोबैक्टर डायएज़ोट्रोफिकस ये हमारे पास में कहाँ देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है एंडोराइजोस्फीयर। तो इसके लिए ना वैम और एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा वगैरह के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये पता चल जाएगा। एंडोराइजोस्फीयर बेसिकली यहाँ पे हम जो बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वैम तो बेसिकली हमारा ये हो गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो नोड्यूलेशन होता है तो उसमें जो एंडोराइजोस्फीयर बनता है, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। राइजोस्फीयर वगैरह है तो पूरी की पूरी वो रूट वगैरह जहाँ पे पूरी स्थिति बनी है, बैक्टीरिया वगैरह सब है। एंडोराइजोस्फीयर जहाँ पे एक्चुअल में रूट और ये आपका काम करे दोनों मिलके, और नाइट्रोजन में फिक्सेशन में मदद कर रहा है बैक्टीरिया और प्लांट एक दूसरे की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटोसिंथेसिस सल्फर बैक्टीरिया गेट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम फॉर CO2 रिडक्शन बाय, यार ये बहुत H2S, मतलब हम H2O से ले लेते हैं प्लांट, ये H2S से लेते हैं, पता होगा इसके बारे में, पढ़ाया अपन ने ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिसाइड नाइट्रोजन फिक्सेशन द हेटेरोसाइट ऑफ साइनोबैक्टीरिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू, ये भी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ATP प्रोडक्शन। ATP प्रोडक्शन में भी मदद करता है वो कौन, हेटेरोसिस्ट, याद रखना है क्वेश्चन भी। Now, nitrogen fixation require large amount of energy. Obviously, it is 8-16 ATP लगा रहे हैं हम लोग दो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। Since there is high activation energy for breaking the triple bond of the nitrogen. So if so, how many molecule of ATP are required? वापस से वही सवाल पूछ लिया। 1 molecule of nitrogen, 1 molecule of nitrogen मतलब N2, वापस से 16। So प्रभु ये है आपकी आज की कहानी। अगली बातचीत जो है वो होगी जेनेटिक्स पे। एक ही साथ पूरे 10 साल के पेपर कर लेंगे, जेनेटिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो एक साथ अगर पूरा हो जाएगा तो मजा याद आएगा तुम लोगों को भी और मेरे को भी। तो 10 साल के पेपर पूरे एक साथ निपटाएंगे। हमने 6-7 यूनिट अभी तक कवर कर लिए और करीब करीब अच्छे खासे सवाल सॉल्व कर लिए, तो अब अच्छे से इसको कवर करो और फिर अपन आगे बात करते हैं इस बारे में कि जो भी चीजें होने वाली है। टेस्ट अपना जो है वो ऐप के ऊपर है, तो उसको वहाँ पे अटेम्प्ट करो, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में, आज सारे टेस्ट अपलोड हो जाएंगे ढंग से, और सारी लिंक्स भी अपलोड हो जाएगी। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है साकार सीरीज के नाम से, तो वो भी देखते रहो, और जो भी लगता है कमेंट करो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। फिर लाइव सेशंस हैं ही, जैसा कि मैंने बोला है, तो 2 लाइव सेशन अपन रखेंगे जिसमें तुम लोग के जो भी डाउट्स DBT से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सेक्शन में कितना टाइम देना है, रीड कैसे करना है, वो सारी चीजें अपन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं, और ध्यान रखो अपना यार, ओके बच्चे।